हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 4 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग 3 और 4 दोनों दिन के करंट अफेयर की बात करेंगे, क्योंकि कल के दिन वीडियो नहीं आ पाई थी। मैंने आपको कारण बताया था कि सरस्वती पूजा थी, इस वजह से वीडियो नहीं हो पाई कल। तो आज हम लोग कवर करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आज ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन कल करा देंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट कवर कराया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 3 और 4 के करंट अफेयर को डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 1 तारीख का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, क्योंकि 2 को संडे था। तो 1 तारीख को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है या कहीं पेश किया जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी पेश करती हैं, लेकिन तैयार कौन करते हैं? मुख्य आर्थिक सलाहकार। मत भूलना, बार बार रिवाइज कराता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन यूएई में आयोजित हुआ और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक बन गए हैं। दिनेश कार्तिक बन गए हैं। जम्मू कश्मीर गलती से आ गया है। और चिनार के पेड़ को जियो टैग मिला है, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए निर्धारित कुल परिव्यय ये 34,300 करोड़ रुपए रखा गया है। 34,000 है ये। अहमद अल सरा ये अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं सीरिया के, और आईसीसी के सीईओ के रूप में अपना पद छोड़ेंगे जेफ अलार्डिस। नेपाल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। ये हम लोगों ने पढ़ा था 1 फरवरी को। ठीक है, आपने उसका वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन किया। क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल गई है, वहां से सॉल्व कर लिया होगा आपने। नहीं किया है तो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया? केंद्रीय बजट 2025-26 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन फरवरी महीने का। तो 1 फरवरी को पेश होता है। इस पर मैंने आपको डिटेल से वीडियो भी दी थी, और यहाँ पर भी मैं आपको मुख्य मुख्य पॉइंट सब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके फिर बाद भी मैं आपसे यही कहूंगा कि और पूरा एनालिसिस के लिए वो वीडियो जरूर देखिए। और अगर मान लो नहीं देख पाते हो वीडियो, तो ई बुक में मैं आपको पूरा कंटेंट दिया करता हूँ। ई बुक में पूरा बजट का चैप्टर ही रखता हूँ। इतना डिटेल बजट आपको कहीं भी किसी की किताब में नहीं मिलेगी। तो यही कारण था, पिछली बार एक डीप में पूछ लिया गया था क्वेश्चन, और वो केवल हमारे ई बुक में मिला था। खैर, निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश की हैं, इसका थीम रखा गया था सबका विकास। ठीक है ना। अब बात करते हैं बजट की, कितना बड़ा साइज था, किस किस के लिए था, और कैसे ये बजट बना, इसको सबको देखते हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य मुद्दे जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। सबसे पहले बजट साइज पूछा जाएगा, कितना बड़ा बजट है। तो आप बताओगे 50,65,345 करोड़ का बजट था। पिछली बार 47,01,06 करोड़, या कह कि 47,16,000 करोड़ का बजट था। ये जो बजट है, इसमें कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे? भाई, सरकार इतना पैसा खर्च करने जा रही है जब इस बजट में, तो उसके पास पैसे आए कहाँ? क्या आरबीआई ने छाप के दिया? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा आरबीआई को लगा दें मशीन की, छापो पैसा, ऐसा नहीं कर सकते। इनको पूरा हिसाब किताब देना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से आ रहे हैं 42.70 लाख करोड़। अब इनमें से अगर सारे खर्चे वगैरह निकाल दिए जाएं, तो नेट टैक्स रिसिप्ट जो मिल रहा है, सरकार टोटल जितना टैक्स रिसीव कर रही है, वो है 28.37 लाख करोड़ का। तो यहां से इतना आ रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5.83 लाख करोड़ ये रिसीव कर रहे हैं। जो लोग नोट डाउन करना चाहो, नोट्स बनाते हो, लोग डाटा नोट करते चलो। ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5.83 लाख करोड़, और नेट टैक्स रिसिप्ट से 28.37 लाख करोड़। इसके बाद कुछ मार्केट लोन से भी आते हैं। डेप्ट रिसिप्ट जिसे कहते हैं, है ना, कुछ लोन भी लेंगे। भारत भी लोन लिया हुआ है, सभी देश लोन लेते हैं। अमेरिका, आप दुनिया का सबसे धनी देश समझते हो ना, दुनिया में सबसे ज्यादा उधार भी उसी के नाम है। खैर, तो टोटल कैपिटल रिसिप्ट जो डेप्थ में के रूप में आई है, उधारी जो हम लोग लेंगे, वो होगा 16.45 लाख करोड़ का। मतलब 16.45 लाख करोड़ ले रहे हैं लोन, और इसमें अलग अलग संस्थाओं से लेंगे, कुछ वर्ल्ड बैंक से उठाएंगे, कुछ किसी देश से, कुछ किसी के प्रकार से एड लेंगे, है ना। और इतना टैक्स तो टोटल, और ये 5.83, ये टोटल अगर तीनों मिलाओगे तो 50.65 लाख करोड़ आएगा। ये तो रहा बजट का साइज कि कहाँ से आया। ठीक है ना। अब ग्रॉस टैक्स में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जीएसटी आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाता है, ट्रांसफर इंडिया आ जाता है, हर प्रकार के टैक्स आ जाते हैं। ये बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उनके द्वारा ये ऐतिहासिक रूप से लगातार 8वां बजट था।
सबसे ज्यादा समय तक ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला तो बहुत पहले ही बन गई थी। पीएम मोदी की गवर्नमेंट का तीसरी टर्म का ये दूसरा बजट था। ये भी पूछा जाएगा, याद रखना। और निर्मला सीतारमण जी ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी, एक एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो बजट की साड़ी या पीएम मोदी की पगड़ी, लाल किले पर जब भाषण देते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में, तो इसको आपको सीरियसली लेना है, ठीक है। उस दिन मैंने बताया था तो कुछ लोग कॉमेडी कर रहे थे, कॉमेडी मत करो, अटक जाओगे। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है ये भी ध्यान रखो, ये बिहार की। बिहार में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिल चुका है। और इसको किसने दिया था, गिफ्ट किया था, तो पद्मश्री हैं दुलारी देवी, इन्होंने गिफ्ट करा था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बजट के दिन आप इसको पहनिएगा, जो कि उन्होंने पूरा किया। अब आ जाते हैं टैक्स रिजीम पर। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इस बार किया गया है। इसमें क्या कहा गया कि भाई देखो, ये एक तो नया टैक्स टेबल चार्ट इन्होंने पेश किया। इन्होंने कहा कि पिछली बार 6 ब्रैकेट थे, इस बार हम बनाएंगे 7 ब्रैकेट। ये 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट बनाया गया। 7 ब्रैकेट में 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख इनकम पर 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, और अबव द 24 लाख इज 30% टैक्स। ये इनकम टैक्स है। लेकिन इसमें ये तभी लगेगा जब आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो। मतलब कि 12 लाख तक, 12 लाख की इनकम तक, लाख तक टैक्स फ्री है। तो मतलब आपकी इनकम अगर 12 लाख तक है, होती है, मतलब 1 लाख रुपए महीना पाते हो, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर उससे थोड़ा सा भी आप ज्यादा कमाते हो और वो 12 लाख का ऊपर क्रॉस करता है, तो उसके बाद आपके ऊपर ये टेबल अप्लाई होगी। तो यही याद रखना बात कि टेबल अप्लाई ओनली व्हेन योर इनकम इज अबव देन 12 लाख, ठीक है। तो देखो, अब 12 लाख से ऊपर हो गई अगर इनकम, तो आपको शुरुआत के 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% देना होगा, 8 से 12 लाख पर 10%, उसके ऊपर जितनी भी इनकम आपकी होगी उस पर 15%, ठीक है। उसके ऊपर मतलब जितना भी आपका होता जाएगा तभी अप्लाई होगा, ठीक है। एक ही बार में नहीं अप्लाई होता, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। खैर, अब आते हैं कुछ और मुद्दों पर। देखो, बजट की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से सब समझाया। यहाँ पर उन प्रमुख पॉइंट्स को लाऊंगा जहाँ से आपके जो भी वनडे एग्जाम या फिर जो है ऐसे समझ लो कि ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्जाम होंगे, लगभग लगभग वनडे में वो सब कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो जो डिटेल से वीडियो मैंने दी है उसको देखना आपको, ठीक है। या फिर ई बुक ले लेना, ई बुक में पूरा चैप्टर वाइज दिया जाएगा। ई बुक डिले क्यों हो रही जनवरी की, क्योंकि ये बजट वाला चैप्टर मैं उसमें भी ऐड करवा रहा हूँ कि जब 2024 की सॉरी 2025 की ई बुक आ ही रही है जनवरी की, 1 2 दिन लेट हुआ है तो क्यों ना बजट भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो इसीलिए वो होकर के तब आ जाएगा, नया वाला रहेगा उसमें। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, केसीसी जिसे कहते हैं। केसीसी ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है किसानों के लिए। बिहार में किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिहार के लिए बहुत सारी सौगात दी गई है। और 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। गिग वर्कर्स, जो स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, ओला, उबर, टैक्सी, बाइक वाले, ये सब वाले होते हैं, ये इन्हें गिग वर्कर कहते हैं, जो डेली काम करके काम के हिसाब से पैसा पाते हैं। तो इन गिग वर्कर्स को, ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाई गई है। साथ ही साथ इन सबको ई श्रम पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड कराना होगा, किया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो एक बार ऐसे स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरुआत में किया गया था। फिर क्या किया, अगले बजट में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना ही घोषणा कर दी कि उनको लोन देंगे। क्या पता इनके लिए भी आने वाले बजट में कुछ और बड़े अनाउंसमेंट हों। अभी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ई श्रम पोर्टल पर, और आगे चल करके जब ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा तो कहीं सरकार ये ना कह दे कि ये तो भैया जॉब हमने दिलाई है। खैर, पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का लोन दिया जाएगा। जो महिला पहली बार उद्यमी बन रही है वो 2 करोड़ का लोन ले सकती है, टर्म लोन। और 100 नए शहर उड़ान योजना के तहत जुड़ेंगे। उड़ान योजना आप जानते हो, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान योजना है। उड़ान का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इस योजना के तहत किफायती घरेलू वायुयान यात्रा के लिए ये शुरू की गई थी योजना, ठीक है ना। तो घरेलू और किफायती, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। तो वो योजना से 100 नए शहर जुड़े जाएंगे, मतलब 100 नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स टाइप का
ये चलाना कुछ कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं बजट से जिनको आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे बढ़ें। चलिए, कौन सा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को साथियों मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, आज मनाया जाएगा। ठीक है ना, तो आज वाला मैं आज नहीं लिया हूँ, कल मैं आपको ये बताऊंगा, बस आज ध्यान रखना वर्ल्ड कैंसर डे होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियां जो हैं उनको उनके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाते हैं। और 2 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी के दिन 2 फरवरी के दिन 1971 में 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, रामसर, वहां पर हुआ था एक सम्मेलन। कौन सा था? वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। तो उसी की याद में रामसर साइट भी घोषित किए जाते हैं, उसी शहर की याद में। तो रामसर साइट के तहत ना उन स्थल के उन वेटलैंड स्थल को शामिल किया जाता है जो ऐसे वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमियां होते हैं जो जैव विविधता को संरक्षित करने में काम आते हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं प्रकार के। आप वेटलैंड समझो कोई भी ऐसी नमी युक्त भूमि, है ना, कोई तालाब हो सकता है, कोई झील हो सकती है, कोई बड़ा ऐसा नमी युक्त दलदल भरा भी हो सकता है स्थल, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से पशु पक्षियों इन सब के लिए थोड़ा हेल्प करता हो। ठीक है, और थोड़ा बड़े में हो, ऐसा नहीं कि अपने घर के पास वाला तालाब रामसर साइट में शामिल कराने के लिए अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जिससे पशु पक्षी जीव जंतु उससे थोड़ा सा फायदा ले रहे हों। तो ऐसे वेटलैंड को चिन्हित किया जा रहा है दुनिया भर में 1971 में, उसकी याद में। अब तक भारत में हो चुके हैं 89। ठीक है ना, 85 थे उस दिन, मैंने आपको 85 बताया था। अब 4 नए जुड़ गए हैं, अभी 4 वो जो नए जुड़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी अभी इसी दिन जुड़े हैं। ठीक है, 2 फरवरी को ही, क्योंकि इसी की स्थापना दिवस था तो इसी दिन जोड़ दिया गया। खैर, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना ये उद्देश्य है। इस बार की थीम है प्रिजर्विंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, भारत में कुल रामसर साइट रामसर साइट कितने हो गए भाई? तो ये हो गए हैं टोटल 89। कितने? 89 हो गए हैं। कब तक? फरवरी 2025 तक। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में भारत में कुल कितने रामसर स्थलों को जोड़ा गया? अगला ही क्वेश्चन सेम है। तो 4 नए रामसर साइट को जोड़े गए हैं। अब टोटल संख्या हो गई है 89। टोटल हो गई है 85 + 4 = 89। ये मैं लिख क्यों रहा हूँ भाई? बोल रहा हूँ तो लिख क्यों रहा हूँ? बहुत सारे लोग आप में से हैं जो पीडीएफ केवल पढ़ते हैं, तो उनके पास डाटा जिससे चला जाए कि यहाँ पर साफ साफ लिखा दिख जाए कि 4 जुड़े हैं, 85 था, 89 हो गया है नए रामसर साइट। रामसर साइट में आपको समझा दिया हूँ चारों कौन कौन है। चारों में देखिए 2 तमिलनाडु से हैं, एक सिक्किम से है, एक झारखंड से है। इसमें है तमिलनाडु का सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, और तमिलनाडु में थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम से खेचोपल्लरी वेटलैंड, और झारखंड में उधवा झील। ये सब है। भारत अभी भी एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश है, दुनिया में तीसरे नंबर पर है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। तमिलनाडु में अभी रामसर साइट की संख्या 20 है। ठीक है, और सिक्किम और झारखंड में ये जो जुड़ा है ये पहली पहली बार हुआ है, यानी कि सिक्किम का भी पहला रामसर साइट है और झारखंड का भी पहला रामसर साइट ही है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट के साथ, स्टैटिक जीके के साथ आपके पास ये बुक तैयार करके दी जा रही है, भेजी जा रही है। अमेजन फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हो। वार्षिकांक चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल कंटेंट के साथ है। और प्रश्नोत्तर माध्यम में होने की वजह से ना क्या होता है कि पढ़ने में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो और याद करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग का माइंड जो है ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चलता है। तो यहाँ पर भी मैं डेली करंट अफेयर इसीलिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको देता हूँ, क्योंकि वो प्रतियोगिता में अगर आप बैठने जा रहे हो तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी आपके लिए जरूरी है। तो इसी मोड में इसलिए तैयार करा जाता है ये बुक। इस बुक को जाइए अभी ऑर्डर कीजिए। 2025 में आप किसी भी एग्जाम में बैठने जाएंगे तो उसमें ये बुक जरूर काम आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ये भारत में गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। तो गगनयान मिशन के लिए 4 यात्रियों को सिलेक्ट किया गया, उनमें से 3 को जाना है। अध्यक्षता इनको करनी है, शुभांशु शुक्ला को। लेकिन ये कहा गया कि भाई गगनयान पर भेजने से पहले थोड़ा सा इनको अनुभव दिया जाए, एक्सपीरियंस दिया जाए।
है ना। तो एक्सपीरियंस देने के लिए ठीक वैसे ही ना, समझो कि अपनी नई गाड़ी लानी है, तो नई गाड़ी में जो ड्राइवर चुना चुना गया है, तो उसको बिठाने से पहले कहते हैं कि चलो दूसरे किसी की गाड़ी जो चल रही है उसका एक बार चला करके इनसे ट्रायल करवाते हैं। वैसे ही हो रहा है। तो इनको पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जा रहा है। तो ये जाने वाले अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो आईएसएस है, उस पर जाने वाले ये पहले भारतीय बनेंगे। अब देखो आईएसएस की बात समझो। आईएसएस जो है, ये दुनिया भर के तमाम जो अमीर देश हैं, 4-5 अमीर देश की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया था। यूएसए की, कनाडा की, रॉसकॉस्मॉस रूस की, और ईएसए यूरोप की। ये सब मिल करके बनाए थे। कब? 1998 में लॉन्च किए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके। 2030 तक ये रहेगा, उसके बाद गिरा दिया जाएगा प्रशांत महासागर में। तो आईएसएस जो है ना, ये पृथ्वी के ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये नाच रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। उस पर ये जाएंगे, 12 दिन बिताएंगे, और 12 दिन बिताने के बाद वापस आएंगे। फिर 2025-26 में ही हो सकता है, 25 लास्ट तक, या हो सकता है 26 के स्टार्टिंग तक अपना गगनयान मिशन लॉन्च हो जाए। तो अपना जो गगनयान मिशन होगा वो पहला मानव युक्त मिशन होगा भारत का। पहली बार भारत मनुष्य को भेजेगा ऊपर अंतरिक्ष में, स्पेस में, और वापस भी लाएगा। तो इसलिए, और जो 4 लोग की टीम चुनी गई है उनमें ये प्रमुख हैं, इसीलिए इनको ट्रेनिंग पर्पज से भेजा जा रहा है। अब इनको भेजने के लिए किस मिशन से चुना गया, क्या फैक्ट है, वो आप डाटा जान लो। जैसे जैसे नासा की मदद से जाएंगे, लेकिन ये एक एक्सियोम स्पेस नाम की कंपनी है, एक्सियोम स्पेस, ठीक है ना, एक्सियोम स्पेस। इस स्पेस कंपनी के द्वारा, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा नासा के साथ मिलकर के एक मिशन किया जा रहा है। उस मिशन में इनको भेजा जा रहा है 3 और व्यक्तियों के साथ, जिनकी फोटो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई। ये 3 और हैं और ये भी हैं। खैर, तो आईएसएस पे जाएंगे, और ये एक्सियोम मिशन 4 होगा, AX4 जिसे कहते हैं। ठीक, चलिए बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। अगला, 14 दिनों तक रहेंगे, सॉरी मैंने 12 बताया आपको, ये 14 दिनों तक रहेंगे। अगला, हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का एक नया रिकॉर्ड बनाया? ये भी एक स्पेस एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, ये बन गई है सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेस वॉक करने वाली महिला। ठीक है, स्पेस वॉक मतलब कि अंतरिक्ष में चल करके अंतरिक्ष में जाकर के चलना, जीरो ग्रेविटी में चलना, स्पेस वॉक करना बहुत टफ होता है, और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह तो होती है। खैर, सुनीता विलियम्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हैं, तीसरी बार ये अंतरिक्ष में गई हुई हैं। हालांकि वहां पर जाकर के ये फंस गई हैं अंतरिक्ष स्टेशन पर, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही हैं ये वहां पर वर्तमान में। हो सकता है शुभांशु शुक्ला जाए तो ये उनसे मुलाकात भी करें। तो वहां पर ये हैं, लेकिन ये गई हुई हैं अगस्त सितंबर से। इनका विमान खराब हो गया था, आपको अगर याद होगा तो बोइंग का स्टार लाइनर, बोइंग का जो स्टार लाइनर था, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसके अंतरिक्ष यान से गई हुई थी। वो स्टार लाइनर जाकर के खराब हो गया, तो ये वहीं पर रुक गई, और तब से ये वहीं पर है। अब इनको लाने के लिए एलन मस्क जो है, ये भेजेंगे फरवरी 2025 में, यानी कि इसी महीने में। अब ये इसी महीने विमान इनको जाएगा, लेकर के आएगा स्पेस एक्स का। बोइंग वाला तो खराब हो गया, वापस आ गया। तो सुनीता विलियम्स जो है, ये कहेगी बैठे हैं चलो घूम कर आते हैं, तो ये निकल गई वॉक करने। तो वॉक ऐसा नहीं कि पहली बार निकली, ये पूरा लाइफ टाइम में अभी तक 62 घंटे चलनी है बाहर। ठीक है ना, बाहर जो चलेंगी वही स्पेस वॉक कहा जाएगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहेंगी, तो वो अंतरिक्ष में रहे दिनों की संख्या होती है। तो वो तो मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में एक बार बताया था कुछ महीनों पहले, ये एक रसिया के थे, उनको 1100 दिन रहने का उनके नाम रिकॉर्ड था। लेकिन बाहर जो चलना होता है, टहलना होता है, उसमें केवल ये 62 घंटे का रिकॉर्ड बनाकर ये बन गई है पहली महिला। लेकिन ओवरऑल ये बनी है चौथी। ओवरऑल में देखिए इनका नंबर चौथा आता है सुनीता विलियम्स का, नासा से हैं। ये टोटल 9 बार ये गई थी बाहर निकल करके, और 62 घंटे इन्होंने चले हैं, 62 घंटे 6 मिनट। सबसे नंबर 1 पर रूस के अनातोली सोलोवियेव, इनके नाम रिकॉर्ड है, 16 बार बाहर निकले थे, और ये 82 घंटे 22 मिनट तक स्पेस वॉक किए हुए हैं। तो ये पहली महिला मतलब सबसे ज्यादा वॉक करने वाली महिला बन गई हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पैगी वेटसन का। पैगी वेटसन जो है ये भी नासा से हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि अगर आप टॉप 10 की इधर लिस्ट देखोगे ना, टॉप 10 की क्या, टॉप 12 की अगर लिस्ट देखोगे, तो उसमें केवल 2 रूस के हैं, पहले नंबर पर और 8वें नंबर पर। बाकी सब नासा के ही हैं, अमेरिका के। अगला,
हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुनेरी जो है ये गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आर्टिकल देखिए, गुनेरीज इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। किस स्टेट का? गांधीनगर गुजरात का, मतलब गुजरात स्टेट की बात यहाँ हो रही है। तो इसकी टोटल एरिया है 32.78 हेक्टेयर्स। गुनेरी विलेज है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये है स्टेट का यानी गुजरात का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है ना? तो अभी टोटल कितने हो गए हैं भारत में? भारत में टोटल 45 के आसपास में हो गए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पा रहा है, 45 तक ही मिला मुझे, 45 तक मिला, लेकिन 45 में ये दिखा रहा है कि ये फरवरी 2024 में 45 हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 46 होगा। आप थोड़ा सा मेरी हेल्प करना, सर्च करके बताना कि कितने हैं, क्या कितने हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, खैर गुजरात में तो ये पहला है, लेकिन भारत में अगर पहला पूछा जाएगा तो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर इमली ग्रोव को चुना गया था, जो कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। ठीक है ना? तो ये पहला है, भारत का पहला ये है, और ये गुजरात का पहला है। अगला, हाल ही में चर्चित पुस्तक इंडियन रेनेसांस द मूडीज डिकेड, इसका संपादन किसने किया? इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित की ये पुस्तक है, ये है एडिटेड बाय इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड, इस पुस्तक का नाम है। तो ये प्रतिष्ठित 27 प्रतिष्ठित लेखकों के निबंधों वाला संकलन है 2014 से 2024 तक। ठीक है, अगला, पीएम मोदी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। किसको बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीसीसीआई ने सचिन रमेश तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। ये आपको दिख रहे हैं सचिन तेंदुलकर, और सम्मान किसने दिया है? देखिए, ये जैसा है, आईसीसी के चेयरमैन है, आईसीसी के चेयरमैन है। इससे पहले बीसीसीआई में सचिव थे ये, अब ये आईसीसी के चेयरमैन है, तो इन्होंने ये दिए हैं। अच्छा, बीसीसीआई ने बहुत सारे अवार्ड की घोषणा की है, उनको भी अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट, लेकिन पहले सचिन तेंदुलकर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच के साथ इतिहास में सबसे अधिक टेस्ट और एक दिवसीय रन बनाने वाले का रिकॉर्ड इनके नाम है। 51 वर्षीय क्रिकेटर, 51 वर्ष हो गए हैं, और 51 ही इनके टेस्ट में शतक हैं, 51 टेस्ट शतक हैं, और 49 वनडे शतक है। तो टोटल हो जाता है 100 शतक, 100 बार ये 100 से ज्यादा रन बना चुके हैं। ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार सबसे सम्मानित किए गए हैं। ये भी ध्यान रखना, भारत रत्न पाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं, इकलौते, पहले और इकलौते खिलाड़ी भारत रत्न पाने वाले। और पुरस्कार में क्या दिया गया? पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे कर्नल सीके नायडू, उन्हीं के नाम पर ये सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब बीसीसीआई के कुछ जो और अवार्ड दिए गए उनको देखते हैं। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इस साल का जसप्रीत बुमराह चुना गया, और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेंस में स्मृति मंधाना चुनी गई। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को मिला, आपको पता होगा अभी रिटायर हुए हैं, ये रिटायरमेंट लिए हैं, संन्यास लिए हैं। और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू सरफराज खान को, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेंस में आशा शोभना को, सर्वाधिक रनों के लिए ओडीआई मेडल स्मृति मंधाना। ठीक है, फिर दीप्ति शर्मा वगैरह वगैरह दिया गया। अगला, ऊपर के ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहा के माउंट तारानाकी को वहां की संसद के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई, एक पहाड़ को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। कहां पर ऐसा हुआ है? ये हुआ है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड आप जानते हो पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता था, अब जीलैंडिया महाद्वीप में इसको काउंट किया जाता है। ज्योग्राफिक के जानकारों का मानना है कि वो 8वां महाद्वीप है, जीलैंडिया, उसमें पड़ता है न्यूजीलैंड। ठीक है, उसका 96% जमीन में डूबा, सॉरी, पानी में डूबा हुआ है। तो न्यूजीलैंड जो है, इस देश की संसद ने माउंट तारानाकी को एक नागरिक की मान्यता दी है। ऐसा क्यों भाई? जिससे इसको इसको भी वैसे ही अधिकार मिल सके जैसे किसी एक नागरिक को मिलते हैं। नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी, उन पर कोई गंदगी नहीं फैलाता है ना, कोई कचरा नहीं फेंकता है, ये सब चीजें बेसिक ह्यूमन राइट इसको भी मिलेंगे इस माउंट माउंट को। ठीक है, इस पर्वत को, इसे तारानाकी मोंगा पर्वत भी कहते हैं, माउंट तारानाकी कहते हैं। इसके अलावा ते काहुई तपुआ, ये भी इसका नाम है। ये 3 नाम इसके हैं, इसको ध्यान रखना। खैर, और माओरी लोगों के खिलाफ ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने के लिए
सरकार ने एक समझौता किया है जिसके तहत इसको व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन होती है, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर, और महाद्वीप ये पड़ता है जीलैंडिया में। अगला, हाल ही में नाइजर ओंकोसेरेसियासिस को खत्म करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो नाइजर एक कंट्री है, अफ्रीकी कंट्री है। नाइजर और नाइजीरिया दिखाया मैंने कई बार वर्ल्ड मैप में, आज तो मैप नहीं लिया गया है। ओंकोसियारिसिस को खत्म करने वाला इसे अफ्रीका का पहला और दुनिया का पांचवा देश घोषित किया गया है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? विश्व का बन गया है पांचवा देश, ठीक है ना, और ये अफ्रीका का पहला देश है। तो देखिए, एलिमिनेटिंग ओंकोसियोसिस जो है ये रोग के लिए हुआ है, और यहाँ पर ये आर्टिकल भी मैंने दे रखा है, 5th कंट्री इन द वर्ल्ड एंड बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री। ठीक है। ऑन्कोसियारिसिस क्या होता है? ये अंधेपन का एक टाइप का रोग होता है। तो सबसे ज्यादा तो ट्रैकोमा होते हैं दुनिया में, दूसरा दूसरे नंबर पर ऑन्कोसियारिसिस होता है, और ये दूसरा सबसे प्रचलित संक्रामक रोग है आंखों का, ठीक है, और अंधेपन का। और इसमें अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, और अमेरिका में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दोनों, और अफ्रीका में इसमें ज्यादा मरीज पाए जाते हैं इसके, ठीक है। तो अभी तक इससे पहले 4 देश जो हैं वो कौन हुए थे जो जिन्होंने इसके प्रसार को रोका? और मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, इक्वाडोर है, और कोलंबिया है। पांचवा देश बन गया है नाइजर। नाइजर अफ्रीका का देश है, ठीक है। ये परजीवी के प्रसार से होता है। परजीवी बोले तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे? हाल ही में चर्चे में रहा ये ओंकोसियरोसिस रोग जो है ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, तो जीवाणु, विषाणु, परजीवी, परजीवी मतलब प्रोटोजोआ, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, या कवक दे सकता है, फंगस दे सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। इसके अलावा अभी हाल ही में कौन सा देश मुक्त हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। अगला, किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया गया? तो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप इसको टाटा कंपनी ने किया है। टाटा पावर कंपनी ने ये विकसित किया है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप मतलब कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। मैंने आपको कई बार समझाया है, हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। तो फ्यूचर फ्यूल हम लोग आज तक कंट्रोल करने वाली मशीनें नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए हम लोग इसको कहीं ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में हाइड्रोजन के प्लांट बनने शुरू हुए, और अब टाटा कंपनी ने पहली बार ये उपलब्धि हासिल की कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भाई पाइपलाइन हम बनाएंगे उस सेफ्टी मेजर के साथ, जिससे ये लीक भी ना हो, और लीक हो तो इसी दुर्घटनाओं से बचने वाले कारण ऑब्वियस सी बात है ये पूरा निवारण बनाए होंगे, प्रोटेक्शन वगैरह। लेकिन ये पहले बन गए हैं हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले। तो अब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे तो फिर हाइड्रोजन का यूज और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। क्यों इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन का एमिशन 0 होता है। साथ ही साथ ये हाइड्रोजन जो है ये इसका ज्वलनशीलता भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो कार्बन एमिशन जब 0 होगा तो इन्वायरमेंट को भी कोई खतरा नहीं होता। तो API X65 पाइप्स ये है नाम इसका, जिसको टाटा स्टील के खपोली संयंत्र में प्रोसेस करके बनाया गया है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। अगला, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत के लिए एक और खुशखबरी, भारत ने साथियों जीत लिया है ICC का अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता हुआ है। दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है भारतीय महिला टीम ने। लेकिन ध्यान रहे, ये अंडर 19 का है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है और 2025 का है। 2023 वाला भी भारत ने ही जीता था। ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण भी भारत जीता, और दूसरा संस्करण भी भारत ही जीत गया है। दोनों ही संस्करण भारत जीता है, 2 ही अभी तक हुए हैं, ठीक है। पहला वाला संस्करण में इंग्लैंड को हराया था भारतीय टीम ने, दूसरे वाले में साउथ अफ्रीका को हराया है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जी तिरसा चुनी गई, जो 309 रन बनाई थी 7 मैचों में, और 7 विकेट भी ली थी, ठीक है। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सॉरी, विमेन ऑफ द टूर्नामेंट या कहे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई है, ठीक। बाकी सब हो गया। निकी प्रसाद जो है ये भारतीय ICC अंडर 19 महिला टीम में, भारतीय टीम में ये कप्तान थी, इन्हीं कप्तानी में जीता गया। तो ये थे 12 क्वेश्चंस। अब जो और भी बचेंगे वो कल की वीडियो में कवर करा दूंगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन आपके कवर कराए जाएंगे। लास्ट डे के क्वेश्चन को देखते हैं। ICC महिला चैंपियंस की शुरुआत 2014 में हुई थी। मारुति सुजुकी कंपनी के ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत
कौन सा मिला है पुरस्कार? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। ठीक है, पद्म भूषण ये पहले पा रखे थे, इसको क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा गया है। पद्म भूषण ये 2007 में पाए थे और पद्म विभूषण से 2025 में अनाउंस किया गया। ठीक है, ओसामू सुजुकी, ये मैं आपको बताया था, यहाँ आंसर गलत हुआ है। ठीक, आज आपको बताना है प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे। दूसरा, भारत के 10वें विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव का विषय क्या रखा गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो आंसर आप करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।